नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर कार्डोल चैनल पर। और मैं पंकज, और आज हम आपको हिमाचल की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने की हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग तरह का रेवोल्यूशन लाया। इन्होंने हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगिंग तो करी ही करी, साथ ही साथ इन्होंने रैपिंग का भी एक तरह का कल्चर हिमाचल में बनाया है। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने मिस्टर कार्डोल चैनल में मिस्टर पंकज ठाकुर जी का। थैंक यू सो मच। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा जी कि आपने अपने करियर की स्टार्टिंग किस तरह से की। मतलब आपके माइंड में ये किस तरह से आया है कि मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना हाथ जमाना है? बेसिकली मैं अगर आपको बात बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो बहुत बचपन में ही मुझे समझ आ गया था कि मेरे अंदर एक लिरिसिस्ट है, मेरे अंदर एक कवि है, मेरे अंदर एक शायर है। तो उन चीज़ों को मैंने जब थोड़ा सा समझा और अपनी लिखी हुई चीज़ों को मैंने गुनगुनाना शुरू किया और मुझे लगा कि ये अलग चीज़ें हैं, अरे अलग गाना बन रहा है और एक बहुत अच्छा, मुझे खुद को सुनने में बड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा। तो धीरे धीरे बस वो चीज़ें होती गई, मैं उसको इम्प्रोवाइज करता गया और बस सफ़र चलता गया और आज मैं यहाँ हूँ। मतलब आपको बचपन में ये लगा कि नहीं यार, मुझे ये काम करना है? हाँ, वो फील था कहीं ना कहीं। एक फिर बढ़ती उम्र के साथ उस चीज़ का एहसास हुआ। और इसमें एक मज़ेदार इंसिडेंट जो था वो ये था कि आज मुझे वो बाई डेट याद है, 7 दिसंबर 2002 का दिन था और उस वक्त मैं बहुत छोटा हुआ करता था। तो बचपन के दिन थे और मैंने उन दिनों में एक शो हो रहा था कालीबाड़ी में, तो वहाँ पर मैंने पहली बार परफॉर्म किया था और मुझे खुद को नहीं लगा कि मैंने बहुत अच्छा गाया है। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, बहुत वाहवाही की, लेकिन मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा कर सकता था। और उसी अच्छा करने के चक्कर में मैंने सोचा कि एक प्रोग्राम मुझे और करना है इस तरह का। तो फिर दूसरा प्रोग्राम हुआ, वो लगा कि थोड़ा अच्छा हो गया यार, पर मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। और वही दौड़ अब तक चली आ रही है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि और इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो उसी तरह से फिर वहां से मैंने शुरू किया। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि आपने एज ए राइटर भी काम किया है और एज ए सिंगर भी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने स्टार्टिंग जो है ना एज ए राइटर की या फिर एज ए सिंगर की? मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मेरे अंदर एक राइटर था और मुझे बहुत छोटी उम्र में इस चीज़ का एहसास हो गया था। उसके बाद फिर जब शोज हुए, 2-3 शोज हुए, मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो फिर वो इक्का दुक्का छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, जैसे बच्चों को कंसीडर करते हैं चलो इसको स्टेज दे दो, अच्छा गाता है। तो ऐसा चलता रहा और 2006 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैं अपनी स्टडीज के लिए लुधियाना गया यहाँ से। फिर वहां पर संगीत के बड़े बड़े दिग्गजों से वास्ता पड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर पंजाबी इंडस्ट्री को थोड़ा सा एनालाइज किया, पंजाब में काम किया, हमने जागरणों में तबला बजाया है, जागरण में कीबोर्ड बजाया है, बिल्कुल म्यूजिक को जीरो से हमने सीखा और समझा है। और एक जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, साजिंदा जिसको कहते हैं, उसकी तरह भी काम किया है। फिर छोटा मोटा बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलती थी तो एज अ सिंगर भी करते रहे। फिर हमने अपना एक बैंड बनाया, मिनर्वा म्यूजिकल ग्रुप। हम लोग ऑल ओवर इंडिया शोज करते थे। और फिर कॉलेज आया चंडीगढ़, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई, तो वहाँ पर और ज़्यादा म्यूजिकल माहौल मिला। फिर धीरे धीरे वहाँ पर चला। कोई इतना बड़ा गाना मैंने पंजाब में नहीं किया, लेकिन जागरण वगैरह के काफ़ी शोज रहे और गुरुद्वारों में कीर्तन, कव्वालियाँ, आपके मज़ारों पर, हर तरह का मैंने गाया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ जब शिमला आया अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद, तो मैं कुछ टाइम फ्री था और मुझे लगा कि इस वीक में कुछ ऐसा कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ का म्यूजिक सुना कि मुझे यहाँ पर भी कुछ करना चाहिए, और मैंने फिर एल्बम रिकॉर्ड किया लव स्टोरी, और वो 24 दिसंबर 2012 को रिलीज हुआ। और उसके बाद फिर हम ये हिमाचल उत्तराखंड इसी जगह के होके रह गए। जैसे कि सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि आपने अपनी पहली एल्बम जो है कौन सी की, या फिर उस एल्बम में कौन सा आपका सबसे हिट सॉन्ग गया और आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग रहा उस एल्बम में? वो जो एल्बम थी, उस एल्बम का नाम था लव स्टोरी और 24 दिसंबर 2012 को हमने वो रिलीज किया। और उस एल्बम में काफी सारे गाने थे जो बहुत हिट रहे, जैसे कि मिले कोई वो शबासी है, वो बहुत हिट गाना था, आज भी लोग सुनते हैं। उसमें मैंने एक भजन किया था हाय रे कृष्णा, आज भी वो भजन लोग सुनते हैं। उसमें गाना था मोइन दी रे। और जो अब रैप की बात कर रहे हैं, उसमें हीर रांझा एक गाना था, और उसी से हिमाचल में रैप का एक रेवोल्यूशन आया और फिर रैप भी यहाँ पर शुरू हुआ। जैसा कि सर आपने अभी हमें बताया कि आपने अपनी लव स्टोरी एल्बम पहली की और उसमें हीर रांझा सॉन्ग था जिसमें कि आपने रैप किया,
तो उस रैप से आपको क्या लगा? ये एक्चुअली ये बहुत ही मजेदार इंसिडेंट है और मैं आपको बताऊं कि इस रैप को गाने में डालने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर तैयार नहीं थे। सुरेंद्र नेगी से हमने एल्बम किया था और वो कह रहे थे कि ये फोक को बर्बाद करने वाली बात है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, मैंने कहा सर ये एक अपनी तरह का जॉनर है और आज नहीं तो कल ये हिमाचल में आएगा। और उस वक्त वो रैप आया और वो चला भी, क्योंकि एक नई चीज थी, एक कॉन्सेप्ट नया था। लेकिन उस पर उतनी मेहनत, मतलब हमने मेहनत भी की, मगर आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन उसका उतना कुछ खास आउटपुट उस वक्त नहीं आया। तो एल्बम्स का दौर अलग चलता रहा, लोग मेरे लिखे हुए गाने गाते रहे और मुझसे लोग रैप की भी रिक्वायरमेंट करते रहे, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला ही रैपर था। और 2014-15 में मैंने लगभग 18 से 20 गानों में रैप किए। उनमें से जैसे सुट्टा गाना आया था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो फिर ये कि हर रैप तो पॉपुलर नहीं हुआ, पर ये है कि कुछ रैप उसमें से थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था। नाटी में रैप को एडजस्ट करना, लोगों को का टेस्ट उस लेवल पर लेके आना, ये थोड़ा सा टफ था। लेकिन जो थे कुछ रैप वो चले भी, और आज भी जो सबसे ज्यादा नाटियों में अगर रैप किए हैं तो वो भगवान की दया से, जनता के आशीर्वाद से वो मैंने ही किए। तो आप अपने सॉन्ग अलग से लिखते हो और साथ ही साथ दूसरे बंदे के लिए आप सॉन्ग अलग से लिखते हो, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा होता होगा सर? कुछ भी मतलब आपको इसमें ऐसा रहता है कि जो मैं गाना लिखता हूँ, मैं सबसे पहले तो सिंगर को बोलता हूँ कि तुम मुझे अपना भी वोकल सुनाओ। तो उसकी गायकी के आधार पर हम देखते हैं कि वो किस जॉनर का गाना गा सकता है। तो जिस तरह के गाने को सिंगर की आवाज सपोर्ट करती है, तो उसी तरह के गाने हम उनके लिए लिखते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ स्पेशल लिखता हूँ या उनके लिए कुछ अलग लिखता हूँ। ये सारा मूड पर डिपेंड करता है कि उस वक्त मेरा मूड कैसा है। दूसरा ये कि सिंगर की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा मूड पे तो ज्यादा मैटर नहीं करता है, मेरा मूड शायद मेरे अपने गानों के लिए मैटर करता है। लेकिन सिंगर्स जो हैं वो किस तरह का गाना उसको चाहिए, क्या वो बखूबी निभा सकता है, फिर उन गानों में इन्वॉल्व होके, उन गानों में थोड़ा सा खो के, उन गानों में थोड़ा सा डूब के, उस चीज को फील करके फिर जब गाना लिखा जाता है, तब जाकर के कहीं आउटपुट आती है कि हम अच्छा काम करें या अच्छा काम निकलता है, तभी निकलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपका जैसे 2-4 महीनों में या फिर 1 महीने बाद आपका कोई ट्रैक आने वाला है? पॉइजन की जहाँ तक बात है, सच में पॉइजन एक बहुत ही बेहतरीन एल्बम था और जनता ने उसको बहुत प्यार दिया और उसकी वजह से हमने बहुत सारे शोज किए हिमाचल में, उत्तराखंड में, और बहुत अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स लोगों का और बहुत प्यार मिला। और आपके मंच के माध्यम से मैं तमाम लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जिन्होंने इस एल्बम को इतना हिट बनाया। और जहां तक रुकने की बात है, खैर रुकना तो नहीं है, क्योंकि ये दौड़ है, अगर आप रुक जाओगे तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सर। इसलिए अभी है मेरे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, एक ऑडियो है 5 गानों का, माला नाटी का अमृत है, और बहुत जल्दी पॉइजन का जो है वीडियो उन गानों का अभी हम रिलीज करेंगे। और एक भजनों का प्रोजेक्ट है हमारा, इस साल हम भजनों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो काफी कुछ आने वाला है और ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। और इस साल एक अलग तरह का हम कोशिश करेंगे, जो वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि मैंने अब तक वीडियो बहुत कम किए हैं, ना की बराबरी समझी। तो पर अब जब करना है, क्योंकि ट्रेंड इस तरह का आ गया है, तो अब हम उसको करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। तो सर देखिए, आपने मुझे जैसे बताया कि आपके जिस टाइम पे आपकी लव स्टोरी एल्बम आई, वो काफी पहले की बात है, मतलब बिल्कुल ही पुराने जमाने की बात है। वो जिस टाइम पे की यूट्यूब भी, जी बिल्कुल सीडीज का दौर था। यूट्यूब पे हिमाचल के सॉन्ग मेरे ख्याल बिल्कुल ही नहीं कम थे, इक्का दुक्का सॉन्ग था बिल्कुल जी। तो उस टाइम पे आपका ये लव स्टोरी एल्बम जो है ना, चला किस तरह से सर? मतलब मार्केट से आपको रिस्पांस किस तरह का आया, साथ ही साथ ये लोगों तक पहुंचा किस तरह से आपका ये ट्रैक? एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो लोगों को, वैसे तो लोग मुझे जानते ही नहीं थे हिमाचल में, क्योंकि 7-8 सालों से बाहर ही था, पंजाब में। जी बिल्कुल। तो नए सिंगर पे कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था जी। और पैसा लगाए भी तो कोई ज्यादा वापसी होती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त दिक्कत ये थी कि गाना सर्कुलेट होता था मेमोरी कार्ड और ब्लूटूथ से ही।
तो वो तो एक बार बंदे ने कॉपी कर लिया, उसके बाद वो आगे उसको शेयर कर रहा है, बेच रहा है, जैसे भी कर रहा है। तो सिंगर को सिर्फ इतना फायदा होता था कि गाना जो है वो सिंगर का जनता तक पहुंचता था, वो भी थोड़ा धीरे से। और लेकिन इसमें हमने क्या किया कि जब ये एल्बम मेरा बना, उसके बाद मैं इसका मास्टरपीस लेके मैं कई प्रोड्यूसर्स से मिला। उस वक्त जो प्रोड्यूसर्स करते थे काफी कम हो गए थे प्रोड्यूसर्स, मगर फिर भी बड़े कलाकारों को प्रोड्यूसर्स मिल जाते थे। लेकिन किसी ने भी 3 महीने तक ये एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर, तीसरे प्रोड्यूसर तक मेरा मास्टर घूमता रहा। तो जब ये नहीं हुआ तो मैंने फिर इसको खुद ही प्रोड्यूस किया, और उसके बाद वो जितनी उसकी सीडीएस थी वो हाथों हाथ बिकी, लेकिन उसका पैसों का इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया, मैंने इससे कुछ नहीं कमाया। लेकिन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गाने क्लिक करने लगे, वो कुछ डीजे से, कुछ मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ से। उसके बाद जिन जो प्रोड्यूसर्स ने इस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज किया था रिलीज करने से 6 महीने बाद, जबकि मैं भी हजारों पीस इस एल्बम के बेच चुका था, फिर इसके लिए प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने फिर इसको दोबारा से और इसके कॉपीज बनवाई और फिर इसको अपने हिसाब से उन्होंने फिर से रिलीज किया। और ये सीडी का ये मेरा आखिरी एल्बम था। उसके बाद जब म्यूजिक हंटर्स ने काम करना शुरू किया तो इनको पहला गाना मैंने ही दिया था, और फिर हमने ट्रेंड शुरू किया कि गाने जो है वो अब नेट पर आने चाहिए। पर तभी यूट्यूब पे इतना क्रेज नहीं था, बस वो वेबसाइट पे डालते थे, लोग वहां से डाउनलोड कर लेते थे। पर धीरे धीरे आज तो खैर यूट्यूब आ गया है, और आज प्रोड्यूसर्स फिर से हमारे हिमाचल के गलियारों में आने लगे हैं, क्योंकि अब अर्निंग जो बंदा पैसा लगाएगा उसको वापसी भी कहीं से हो रही है। तो अब बहुत अच्छा है अब, और हिट होना, पॉपुलर होना भी आज आसान है। आप एक वीडियो आज पोस्ट करते हो, 4 दिन में 6 दिन में लोगों को पसंद आ गया तो आपको पता रहता है कि कितने लोगों ने सुना। कमेंट्स आप पढ़ते हैं, अच्छा बुरा क्या है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन पहले थोड़ा सा काम करना टफ था। तो आपकी हिमाचली सॉन्ग में तो बहुत ही बढ़िया हिमाचली भाषा में एक मजबूत पकड़ है। तो सर आपकी मतलब आप इसी भाषा में गाने गाते हो या फिर आप अलग बाकी भाषाओं में भी गाने गाते हो? एक्चुअली हिमाचली में मेरी पकड़ आप कह रहे हैं तो ये 2012 की बात ही बनी है, जब मैंने यहाँ पर शुरू करा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरी स्टडीज जो है वो पंजाब से हुई है, तो मेरी पंजाबी भी पकड़ थी, ऑटोमेटिकली बन गई, क्योंकि सिलेबस पंजाबी थी। फिर गुरुद्वारों के शोज होते थे, पंजाबी शोज करते थे, तो ऑटोमेटिकली पकड़ थी। फिर जागरण के सिलसिले में हम हरियाणा जाते थे, तो फिर हरियाणवी पे भी धीरे धीरे पकड़ हो गई। फिर यूपी का, बिहार का, ये हमने एरिया कवर किए, तो भोजपुरी पे भी पकड़ हो गई। तो मैं गा सकता हूँ, मतलब अगर गाने की बात करूँ तो लगभग हर भाषा में मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया शोज किए हैं, तो जहां जैसा माहौल होता है मैं उस तरह का गा लेता हूँ। और कमर्शियली अगर हम बात करें तो हिमाचली, उत्तराखंडी, पंजाबी, हरियाणवी, आपका भोजपुरी प्लस उर्दू, जिसमें कि हम गजलों या कव्वालियों का ले सकते हैं। तो ये भाषाएं हैं जिसमें कि मैं लिख भी सकता हूँ और नए गाने बना भी सकता हूँ और अच्छे से गा भी सकता हूँ। सर आपसे आपके फैंस और हम आपसे आपके लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। पंकज ठाकुर की फिटनेस तो बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे हैं इतना मोटा शरीर लेकर घूम रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, और मैं परवाह नहीं करता हूँ कि मेरा शो है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है। और हाँ, फिटनेस से लेके आपने मुझे थोड़ा सा अवेयर किया है, जैसे वीडियो शूट सब हो रहे हैं, तो अब मैं जिम जाना शुरू करूंगा और एक अपना नया लुक बहुत जल्दी लोगों के बीच में लेके आऊंगा। उसके अलावा अगर हॉबीज की बात करें तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, रशियन लिटरेचर पढ़ता हूँ, आपका इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता हूँ, और अपने हिंदी का भी उपन्यास, नॉवेल्स, कविताएं, क्योंकि मैं ये सब चीजें लिखता भी हूँ। तो अच्छा लिखने के लिए आपका पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। बाकी लाइफ स्टाइल मेरा बहुत ही सिंपल और साधारण इंसान हूँ, और मनमौजी आदमी हूँ, दिल की सुनता हूँ, और जिंदगी में मजे करता हूँ, और अपने फैंस का ध्यान रखता हूँ कि भाई जब मुझे लगता है कि यार लोगों को चाहिए कि मेरा गाना नहीं आया है टाइम से, तो इस चीज के लिए मैं अवेयर रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक एनजीओ रन कर रहा हूँ, NFB, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं आज की, वो डिफरेंटली एबल, दिव्यांग जो लोग हैं, जो किसी फिजिकली समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए हम जो भी कर सके, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी शादियों के लिए, तो इस तरह का भी जो भी हमसे बन पड़ता है, तो इस फील्ड में भी थोड़ा सा मैं काम करता हूँ।
पंकज जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा जी। कि आप नए सिंगरों के लिए, जो नए मार्केट में लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही है, सभी के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, इसमें ये मैटर करता है, अगर हम अपने हिमाचल उत्तराखंड की बात करें कि आदमी किस जॉनर में गा रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि फोक की कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि फोक का ये म्यूजिक होना चाहिए, फोक का ये म्यूजिक होना चाहिए। फोक अपने आप में एक जॉनर है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो भी लोग इस लाइन में आए, थोड़ा सा सीख के आए, थोड़ा अच्छे लोगों को सुन के आए, और कम से कम म्यूजिक के बेसिक्स उनको पता हो। क्योंकि आप स्टूडियो में तो गा लेंगे, लेकिन जब तक आप लाइव वैसा नहीं गाएंगे जैसा आप स्टूडियो में गाते हैं, तब तक आपको एज अ सिंगर पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं देगी। और दूसरा जो मुझे लगता है कि हिमाचल में मैं देख रहा हूँ, अगर हम नाट्यों की बात करें तो लोगों के पास मैटर की बड़ी दिक्कत है। या तो पुराने गाने गाएंगे, एक ही गाने को 10-10 लोग गा रहे हैं। तो पुराना गाना भी अगर आप गाते हैं तो आप ऐसा गाओ, ऐसा फोक उठाओ जिसका आपको सिर से पैर तक का पूरा पता हो कि ये चीज है। और अगर आप नया गाना कोई क्रिएट करते हैं तो उसमें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा गाना ऐसा बनाए कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद भी अगर कोई उसको सुनता है तो लोगों को लगे कि नहीं यार, कोई चीज बनी थी। क्योंकि फिर वो हिट गाने आपके वो एक जमाने में फोक में आ जाएगा। जैसा मेरा गाना था मिलिया कोई विश्वासी है, वो एक ऐसा गाना है कि 50 साल बाद भी मुझे लगता है कि लोग उस गाने को सुनेंगे, लोग उस गाने को प्यार करेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तभी लोग, अच्छा पंकज ठाकुर का गाना था यार, अच्छा गाना था। तो इतना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए इतना टाइम नहीं है। तो अपने फोक को हमें बचाए रखना है और इस क्षेत्र में अच्छा काम करें, थोड़ा सीख कर आए, अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा म्यूजिक लें, अच्छे गानों के लिरिक्स रखें। और अब तो वीडियोस का ट्रेंड आ रहा है, तो अच्छी वीडियोस बनाएं। और वैसा कुछ नहीं है, आदमी को मेहनत करनी चाहिए और वक्त लगता है किसी भी चीज को अचीव होने में, और हो जाता है। चलिए पंकज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपको सर बहुत जल्दी, मतलब आपको हम स्क्रीन पर बिल्कुल देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। आप अगले 15-20 दिनों में मुझे बिल्कुल स्क्रीन पर देखेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पॉइजन का जो वीडियो शूट हम कर चुके हैं जी। और बहुत ही जल्दी उसके वीडियोस बिल्कुल तैयार हैं। और जैसा ऑडियो को आपने प्यार दिया है, वीडियो को भी लोग उसी तरह से प्यार देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए हमें। और मेरी व्यूअर्स से ये दरख्वास्त रहेगी कि आप मिस्टर काडोल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए नए वीडियोस देखने के लिए, ऐसे एक्साइटेड वीडियोस देखने के लिए, इंटरव्यूज देखने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।